नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। सबसे पहले लेकिन यह जो महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको दिख रही हैं, आप लोग कॉपी कलम उठाइए और इनको एक साथ नोट करते चलिए। फिर इसके बाद हम लोग सीधे प्रैक्टिस सेट की और आगे बढ़ेंगे। तो यह रहा हमारा पहली ही पंक्ति, जो कि हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यह रहा हमारा पहली पंक्ति, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यह जो पंक्ति है यह किनकी है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है और यह जो पंक्तियां हैं यह मातृभाषा को संदर्भित करती हैं। अब आगे देखते हैं दूसरी पंक्ति, जैसे कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किनका हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कहाँ से हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि उनका शोक गीत कौन सा हो जाएगा? सरोज स्मृति से लिया गया है। और तीसरी पंक्ति की अगर हम बात करें, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को छिपाना और दूसरों को ठगना यह सबसे बड़ा क्या है? सुख है। यह कहाँ से लिया, किसके द्वारा लिया गया है? किनके? इसके इन पंक्तियों के राइटर कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद होंगे। और यह इनके ऐतिहासिक नाटक को भी स्कंद गुप्त से लिया गया है। स्कंद गुप्त के जो प्रथम अंक है वहाँ से लिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, जैसे कि वियोगी होगा पहला कभी, वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों में चुपचाप बहती होगी कविता अनजान। यह किसके राइटर कौन हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत, जो कि कहाँ से लिया गया है? यह पल्लव की जो भूमिका है वहाँ से लिया गया है। अब आगे पंक्तियाँ देखते हैं। अगली पंक्ति हमारी यह हो जाएगी कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। यह किनके द्वारा लिया गया है? गजानन मुक्ति बोध। किनके द्वारा लिया गया है? गजानन मुक्ति बोध। और यह कहाँ से लिया गया है? जो इनकी कविता है अंधेरे में, यहाँ से इसको लिया गया है। अब ऐसे ही डेली हम सबसे पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले या तो किसी कवि की पूरी रचनाओं को देखेंगे, या तो महत्वपूर्ण कथन हुए, पंक्तियाँ हुई, पहले स्टार्टिंग में देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ताकि डेली का डेली हमारा रिवीजन भी होता रहे। और अगर आप इसको एक जगह नोट्स बनाते हैं तो एक बेहतरीन नोट सामने आपके आएगा। तो सीधे हम लोग अपने इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपनी नई भर्ती यानी कि टीजीटी का हुआ, पीजीटी का हुआ, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 10 से 15 मिनट इस चैनल को देना है। फिर इसके बाद आप अपना सेल्फ स्टडी करिए और अदर्स चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला ही प्रश्न हमारा, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? देखने में भले बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि हम चार यहाँ पे जो दिख रहे हैं चार ऑप्शन, उसकी व्याख्या आपको करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है जो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? या तो सभी लोग जानते हैं आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ व्याख्या के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा पीडीएफ में थोड़ा उसके नीचे देना चाहिए, हालांकि नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, प्रश्न के नीचे ही उसकी व्याख्या हो। जैसे कि हमारा हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा था? गद्य काल कहा था। अब यहाँ पे जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग की गद्य की प्रधानता किस वजह से गद्य काल कहा था, यहाँ पे दिया गया है। इस युग की गद्य की प्रधानता और बहुमुखी विकास को देखते हुए इसे क्या कहा? गद्य काल कहा। क्या कहा? गद्य काल कहा। और इसका समय सीमा क्या हो जाएगा? संवत 1900 लेके 1980। क्या हो जाएगा? 1900 लेके 1980। अब आगे जैसा कि सेकेंड ऑप्शन में दिया गया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो चलिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे व्यापक रूप से आधुनिक काल कहा और इस युग की प्रवृत्तियों का समाज शास्त्रीय और ऐतिहासिक विश्लेषण भी किया। किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी अपने इतिहास ग्रंथ, कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इसे आधुनिक काल की ही संज्ञा दी। इन्होंने भी क्या कहा? आधुनिक काल। जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी क्या कहा? आधुनिक काल। और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि ऑप्शन डी, यहाँ डॉक्टर गणपति गुप्त ने
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, किनका हो जाएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में, जो कि 1957 ईस्वी में इसे आधुनिक काल का प्रारंभ माना। अब देख लीजिए, एक प्रश्न हम लोग देखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे एक प्रश्न के साथ साथ लगभग 5-6 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। अब जैसे कि हमारा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, कवि वचन सुधा, जो कवि वचन सुधा पत्रिका के संस्थापक कौन थे? कवि वचन सुधा के जो पत्रिका है उसके संस्थापक कौन थे? ये रहे हमारे ऑप्शन। तो आप बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए इसकी व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया था जो प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका, कहाँ से? कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका, जो कि 1883 में निकाले थे। यह प्रसिद्ध पत्रिका इन्हीं की थी। किनकी थी? प्रताप नारायण मिश्र की। और जो नवजागरण की महत्वपूर्ण पत्रिका थी, किनकी थी? जो नवजागरण काल की क्या थी? महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से थी कौन? ब्राह्मण, जो कि कानपुर से निकाला गया 1883 में। अब देखते हैं बी ऑप्शन, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि वचन सुधा, 1868 में क्या निकाला? कवि वचन सुधा। और 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1874 में महिलाओं के लिए बाल बोधनी पत्रिका निकाली थी। और आगे देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग से हिंदी प्रदीप, क्या? हिंदी प्रदीप, जो कि 1877 का संपादन किया, जो लंबे समय तक चला। हिंदी प्रदीप किनका हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का। और डी वाला हमारा ऑप्शन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने मिर्जापुर से, कहाँ से? मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी 1881 में पत्रिका का प्रकाशन किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? जो खड़ी बोली है उसका प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्री प्रवास। किसे माना जाता है? प्री प्रवास को। अब आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे व्याख्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लें, जो साकेत दिया गया था कब लिखा गया है? 1931 में। कब? 1931 में। वो भी मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। किनका है? मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, जो राम कथा पर आधारित है। किस पे लिखा गया है? राम जी की कथा पर आधारित है। और इसमें उर्मिला का विरह व्यथा देखने को मिलता है। क्या मिलता है? उर्मिला का जो विरह वर्णन है इसी साकेत में देखने को मिलता है। अब जैसे ऑप्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि दिया गया था प्री प्रवास। क्या हो जाएगा? 1914 में लिखा गया, वो भी किनके? हरिवंश द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्री प्रवास। और इसमें कुल कितने सर्ग पाए जाते हैं? 17 सर्ग हैं। और लोक कृष्ण को क्या हो जाएगा? और कृष्ण को लोक रक्षक के रूप में इसमें चित्रित किया गया है। जो कृष्ण है उसमें लोगों की रक्षक के रूप में इन्हें इसमें चित्रित किया गया है। अब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो ऑप्शन सी में कामायनी दिया गया है, जो कि 1935 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। और इसमें इन्होंने मनु, श्रद्धा और ईड़ा की कथा के माध्यम से मानव विकास का वर्णन इसमें दिखाया है। और यह रहा हमारा चौथा ऑप्शन, जो कि लोकायतन 1964 में सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया यह क्या है? महाकाव्य है, जो गांधीवादी दर्शन और ग्राम्य जीवन पर आधारित है। जो गांधीवादी के दर्शन और ग्राम्य जीवन पर आधारित है। अब आप लोग प्रश्न 2-3 प्रश्न हल कर चुके हैं। अब ज़रा यह बताइए कि अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहा है या प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। अब जानते ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की ओर। जैसा कि चौथा प्रश्न आगे है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? जो द्विवेदी युग का नामकरण है वह किसके नाम पर हुआ? तो यह भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। किनके नाम पे रखा गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या की ओर आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है पहले ही ऑप्शन में, हजारी प्रसाद द्विवेदी वह हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक थे। कैसे थे? एक तो निबंधकार थे, उपन्यासकार भी थे और आलोचक। और इनका हो जाएगा जैसे कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल,
यह सब इनकी क्या हो जाएगी, रचनाएं। और यहाँ पे इनके नाम पर यह युग का नाम नहीं पड़ा, यह तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ अभी जो शांति प्रिय द्विवेदी छायावादी प्रभाव वाले प्रसिद्ध आलोचक हैं। कैसे हैं? जो शांति प्रिय द्विवेदी है वह कैसे हैं? छायावादी हैं। और इनके एक तो यह प्रसिद्ध आलोचक के तौर पर भी हैं। और इनकी कौन कौन सी हो जाएगी? एक साहित्यिक हो जाएगी, युग और साहित्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। साहित्यिक और युग और साहित्य, यह किनका हो जाएगा? शांति प्रिय द्विवेदी जी का। और जैसा कि हम तीसरे ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पे यह द्विवेदी युग पड़ा, जिसका समय सीमा है 1900 से लेके 1918 का नामकरण हुआ। इन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और भाषा परिष्कार का महान कार्य भी किया। भाषा परिष्कार का महान कार्य भी इन्होंने किया। अब ऑप्शन नंबर डी, जो कि मोहनलाल द्विवेदी जी हैं, यहाँ पे इन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के ऊर्जावान कवि माने जाते हैं। कैसे? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के ऊर्जावान कवि हैं, जिन्होंने कैसे रचनाएं की हैं? एक भैरवी है इनका हो जाएगा, एक पूजा गीत जैसी रचनाएं इन्होंने की हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा पांचवा प्रश्न क्या हो जाएगा? यहाँ पे कहा गया है कि हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? जो हिंदी में छायावाद है उसका प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? तो यह रहे हमारे ऑप्शन। यह ऑप्शन में हमारा सही कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुकुटधर पांडे। कौन हो जाएंगे? मुकुटधर पांडे। इन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तकों में गिने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पे हैं, जिन्होंने झरना, जो कि 1918 को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। जो इनकी रचना झरना है उसे इन्होंने 1918 में रचा, जो कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। लेकिन शब्द का प्रयोग पहले इन्होंने नहीं किया। जो छायावाद शब्द है इसका प्रयोग इन्होंने नहीं किया। अब ऑप्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मुकुटधर पांडे हैं, इन्होंने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक के 4 लेखों की एक श्रृंखला लिखी। इन्हीं को प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि इन्होंने जो जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित हुई श्री शारदा, यह कब प्रकाशित हुई? 1920 में। और लेकिन इन्हें जो पत्रिका प्रकाशित हुई 1920 में, इन्होंने उसमें एक लेख लिखा था, क्या? हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेखों में एक श्रृंखला लिखी थी। 4 लेखों में कैसी लिखी थी? एक श्रृंखला के रूप में सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था। अब जैसे देखते हैं ऑप्शन सी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, जो छायावाद के विष्णु और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत क्या हो जाएंगे? छायावाद के विष्णु और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। और यह रहा हमारा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महेश और या फिर विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद के महेश या फिर विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने मुक्तक छंद का प्रवर्तन किया। जिन्होंने क्या किया? मुक्तक छंद का प्रवर्तन किया। अगर हम ध्यान रखें इनका एक मुक्तक छंद में कौन सी रचना है? चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न हमारा यह है कि प्रसाद रचित जो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? हालांकि हम लोग व्याख्या के तौर पर इसे देख ही चुके हैं, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो आप बताइए कि क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 15 सर्ग। कामायनी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कामायनी है, इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो चलिए देखते हैं कि 12 सर्ग कहाँ हैं, 15, 17, 18। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यह रहा हमारा छठवां प्रश्न। यहाँ पे कामायनी में कुल कितने सर्ग हो जाएंगे? तो 15 सर्ग हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो 12 दिया गया है, 12 सर्ग मैथिली शरद गुप्त के जो महाकाव्य साकेत है उसमें है। कहाँ पे हैं? जो मैथिली शरद गुप्त का जो साकेत है उसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। और 15 सर्ग किसमें है? कामायनी में। और आरंभ में चिंता सर्ग है। आरंभ में कौन सा सर्ग है? चिंता। और अंत में आनंद सर्ग होता है। अन्य प्रमुख सर्ग जैसे कि आशा, श्रद्धा, काम, लज्जा,
कीड़ा आदि। और यह रहा हमारा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ 17 सर्ग हैं प्री प्रवास में, किसके द्वारा रचित है? हरि औध जी का क्या हो जाएगा? महाकाव्य हो जाएगा, हरि औध जी का महाकाव्य। और ऑप्शन डी की बात कर लें, इसमें 11 सर्ग कामायनी में नहीं है। कामायनी में 11 सर्ग नहीं है, बल्कि कितने हो जाएंगे? 12 सर्ग। कामायनी में 15 सर्ग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, किसमें? किसी भी में नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि 6 प्रश्न हो गया। यह रहा हमारा 7वां प्रश्न। राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य उपजीव आधार क्या है? उपजीव यानी कि आधार क्या है? तो राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य उपजीव आधार क्या माना गया है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि कृतवास रामायण। ध्यान में रखिएगा, कैसा रामायण है? तो कृतवास रामायण। अब इसकी व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 7वां प्रश्न हमारा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ वाल्मीकि रामायण संस्कृत में रचित आदि रामायण है, जो अनेक राम कथाओं का मूल है, पर निराला की इस कविता का सीधा आधार नहीं है। निराला जी की इस कविता का सीधा आधार नहीं है। अब ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित अवधि का महाकाव्य है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधि का महाकाव्य है, जिसमें शक्ति पूजा का वह विशिष्ट प्रसंग नहीं है जो निराला ने लिया है, या जो शक्ति पूजा ऊपर दिख रहा है वह रामायण से नहीं लिया गया है। हालांकि अगर हम बात कर लें रामचरितमानस में, तो यहाँ इसमें कितने कुल कांड हैं? ये हो जाएंगे 7 कांड हो जाएंगे। कांड तो ये तो ठीक है, लेकिन तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, 7 कांड आप लोग क्रम से उसको याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि हमारा तीसरा हो जाएगा, जो कि कृतवास रामायण है। यह बांग्ला रामायण है। कैसा रामायण है? बांग्ला रामायण। जो राम की शक्ति पूजा किसके द्वारा रचित है? 1936 में निराला जी के द्वारा इनकी कविता है, का मुख्य उपजीव है, यानी कि आधार है। इसी से प्रेरित होकर निराला ने मौलिक उद्भावनाएं की हैं। क्या की हैं? मौलिक उद्भावनाएं इन्होंने की हैं, इसी से प्रेरित होकर इन्होंने लिखा है। अब ऑप्शन डी की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि जो कंब रामायण, यह तमिल भाषा की प्रसिद्ध राम कथा है। जो कंब रामायण है यह तमिल भाषा की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखिएगा इम्पॉर्टेंट के तौर पे। जो कंब रामायण है तमिल भाषा में, जो कि राम कथा पर आधारित है। अब बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन 1936 यानी कि जो कि लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। चलिए इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं 8वें प्रश्न की। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में लखनऊ में हुआ जो प्रथम अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और वहीं पे एक घोषणा भी की थी, क्या? कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है। जो साहित्य है वो राजनीति के आगे चलने वाली मसाल के रूप में है। और बी वाला आप लोग इम्पोर्टेंट के तौर पे नोट करिएगा, जो सज्जाद जाहिर प्रगतिशील लेखक संघ के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने लंदन में 1935 में इसकी रूपरेखा तैयार किया था। इसकी रूपरेखा तैयार करने वाले कौन हो जाएंगे? सज्जाद जाहिर हो जाएंगे। और ऑप्शन सी की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मुल्क राज आनंद भी लंदन में सज्जाद जाहिर के सहयोगी थे और स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन डी, जो निराला प्रगतिवाद से प्रभावित अवश्य रहे, जैसे कि उनकी रचनाएं जैसे कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, लेकिन प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं थे। यह प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में नहीं थे। अब आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ दिया गया है, तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जो तार सप्तक है उसका प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1943 में हुआ था। अब चलिए यह जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो यह रहा इसकी व्याख्या। और यहाँ पे पहले में देखते हैं 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और गोदान का प्रकाशन हुआ। 2 काम हुए थे, एक तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुआ था 1936 में, और गोदान का प्रकाशन भी हुआ था, जिसके रचयिता कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद। अब ऑप्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे 1943 में आगे ने क्या तार सप्तक
का प्रकाशन हुआ था और जिसमें 7 कवियों जो कि अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, यह इसके 7 महत्वपूर्ण कवि हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है और यहीं से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। यहीं से क्या माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। और 1951 में अगर हम बात करें तो यहाँ दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। 1954 में जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1954 में नई पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। किसके द्वारा? जगदीश गुप्त के द्वारा शुरू किया गया था। अब अगले प्रश्न यानी 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी में नई कविता पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? जो हिंदी में नई कविता है इसके पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? अभी हम लोग हल करके आ रहे हैं तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी यानी कि जगदीश गुप्त। कौन हो जाएंगे? जगदीश गुप्त। इसकी व्याख्या को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे पहले यानी कि अज्ञे ने प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम के संस्थापक रहे तथा सप्तकों का भी स्थापना इन्होंने ही किया। ऑप्शन बी यानी कि जगदीश गुप्त ने डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही के संयोग से 1954 में नई पत्रिका का संपादन किया, जिसे नई कविता आंदोलन को पहचान मिल सकी। जिससे जो नई कविता है आंदोलन को क्या मिल सकी? पहचान मिल सकी। और यह रहा हमारा ऑप्शन सी, जिसमें कि धर्मवीर भारती। प्रसिद्ध पत्रिका क्या हो जाएगा? धर्मयुग। इसके संस्थापक कौन रहे? धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी यानी कि विजय देव नारायण शाही, जो कि नई कविता के संपादक मंडल में शामिल एक महत्वपूर्ण आलोचक व कवि के रूप में थे। कौन थे? आलोचक और एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में नई पत्रिका के संपादक के तौर पे थे। और लेकिन मुख्य संपादन किसने किया था? जगदीश गुप्त के द्वारा किया गया। अब यह रहा हमारा 11वां प्रश्न। यहाँ है कि अंधा युग किस विधा की रचना है? जो अंधा युग है वह किस विधा की रचना है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि गीति नाट्य। किस विधा की रचना है? तो यह एक गीति नाट्य है। अब इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए, जो महाकाव्य होता है बहुत विस्तृत और क्या होता है? सर्गबद्ध होता है। जैसे कि जो साकेत है, कामायनी है, अभी हम लोग देख के आए हैं साकेत में कितने सर्ग हैं, कामायनी में कितने सर्ग हैं। अब आगे देखते हैं जैसे कि कहानी संग्रह में गद्य कथाएं होती हैं। कहानी संग्रह में कैसी होती हैं? गद्य कथाएं होती हैं। जैसे कि जो मानसरोवर है, किनका मानसरोवर हो जाएगा? आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं गीति नाट्य, जो कि काव्य नाट्य है। अंधा युग 1954 में इसके राइटर हो जाएंगे धर्मवीर भारती। महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित एक सशक्त गीति नाट्य है जो युद्ध की विभीषिका और मूल्यों के पतन को दर्शाता है। जो अंधा युग नाटक है उसमें क्या वर्णित है? जो महाभारत का अंतिम दिन है उस पर आधारित एक घटना देखने को आपको मिलती है। और यहाँ पे देखते हैं दी उपन्यास एक विस्तृत गद्य विधा है। जैसे कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का ही क्या है? एक उपन्यास है। उपन्यास एक क्या है? विस्तृत गद्य विधा है। ये सब इम्पॉर्टेंट है कि महाकाव्य किसे कहेंगे, कहानी संग्रह क्या होता है, गीति नाट्य क्या होता है, उपन्यास क्या होता है। तो यह आप लोग इसको एक पॉइंट पे नोट करके इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11 खत्म, तो 12 प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जो चांद का मुंह टेढ़ा है यह काव्य संग्रह के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन हो जाएंगे? गजानन माधव मुक्तिबोध यानी कि काव्य संग्रह के रचयिता हो जाएंगे चांद का मुंह टेढ़ा। अब इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, कोठियों पर टंगे लोग, एक इनका हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। और गजानन मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल के रचयिता हैं। इनकी कविताओं में फैंटेसी का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। जो इन्होंने गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी जैसी रचनाएं लिखी हैं। और शमशेर बहादुर सिंह की अगर बात करें, इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। और इनकी एक हो जाएगा चुका भी नहीं मैं, चुका भी हूँ नहीं मैं, ये इनकी क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। अब 13वां प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा?
संसद से सड़क तक किसकी रचना है? जो संसद से सड़क तक है यह किसकी रचना हो जाएगी? यह भी सभी लोग जानते हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि धूमिल। किनकी रचना हो जाएगी? यह हो जाएगी धूमिल की रचना। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यहाँ पे व्याख्या में दिया गया है कि जो धूमिल है यह सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सुदामा पांडे धूमिल। यह बहुत चर्चित काव्य कृति है। कैसी कृति है? काव्य कृति है, जिसमें मोहभंग क्या वर्णन देखने को मिलता है? मोहभंग, राजनीतिक विद्रूपताओं पर तीखा व्यंग है। और अन्य क्या हो जाएगा? इनकी अन्य रचनाएं जैसे कि कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और दुष्यंत कुमार जो हिंदी गज़ल के सम्राट माने जाते हैं, दुष्यंत कुमार कैसे हिंदी गज़ल के क्या माने जाते हैं? सम्राट माने जाते हैं। और इनकी रचना हो जाएगी साये में धूप, एक कंठ बिस्प्याई, इनकी क्या हो जाएगी? रचनाएं हो जाएंगी। और लीलाधर जगुड़ी की अगर हम बात करें तो यह साठोत्तरी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं यानी कि कवि हैं। और इनकी रचना जैसे कि नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, क्या हो जाएगा? अनुभव के आकाश में चांद। और ऑप्शन डी यानी कि केदारनाथ सिंह, इनका हो जाएगा अकाल में सारस और बाघ। और यहाँ से देखो जैसी रचनाएं इनकी क्या है? प्रसिद्ध है। अकाल में सारस है, बाघ है, यहाँ से देखो इनका हो जाएगा केदारनाथ सिंह जी का होगा, अग्रवाल जी का नहीं, ध्यान में रखिएगा। और बात कर लेते हैं 14वें प्रश्न की ओर। यहाँ दिनकर जी को इनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? जो दिनकर जी हैं इनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उर्वशी के लिए दिनकर जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ रहा इसकी व्याख्या। यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र दिया गया है 1946 में लिखा गया था और युद्ध और शांति की समस्या पर विचार करने वाला एक विचारात्मक काव्य है, जिसे आधुनिक गीता भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आधुनिक गीता के तौर पे किसे जाना जाता है? तो कुरुक्षेत्र, जो कि 1946 में रचा गया था। अब यहाँ देखते हैं रश्मि रति के बारे में, जो कि 1952 में कर्ण के जीवन पर आधारित एक ओजस्वी खंडकाव्य है। यह किसके जीवन पर आधारित है? तो कर्ण के जीवन पर आधारित है। और उर्वशी 1961 में रामधारी सिंह दिनकर का एक गीतनाट्य, जो कि पुनर्वा और उर्वशी के प्रेम पर आधारित है। किसके प्रेम पर आधारित है? पुरुरवा और उर्वशी के जीवन पर आधारित एक प्रेम कथा है। और इसमें 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1972 में। और यह कब इसे रचित हुए थे? 1961 में। जो परशुराम की प्रतीक्षा है 1963 में, इसमें क्या वर्णित है? भारत चीन युद्ध के बाद देश में ओज और राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए लिखी गई थी। जो भारत चीन का युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद देश में ओज और राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए लिखा गया था। क्या? परशुराम की प्रतीक्षा। यह रहा हमारा 15वां प्रश्न। और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि परीक्षा गुरु को माना है। किसे माना है? परीक्षा गुरु को। अब इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। व्याख्या को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ऐसे ही प्रश्न प्रैक्टिस सेट के लिए लाया जाए तो ज़रूर लेकर आया जाएगा। तो यार हमारा, चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1970 में पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखी गई थी और इसमें डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पे रहेगा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन मानते हैं? ये हो जाएंगे गोपाल राय, डॉक्टर गोपाल राय, यह इन्हें हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। और बी की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया था लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। यह इस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। वो भी अंग्रेजी ढंग का, हिंदी का अंग्रेजी ढंग पर है और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब चंद्रकांता की बात कर लेते हैं। 1888 में देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? एक तिलस्मी उपन्यास है। और नूतन ब्रह्मचारी, जो कि
1886 में लिखा गया। यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपदेशात्मक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? उपदेशात्मक उपन्यास के तौर पे प्रस्तुत इन्होंने किया है। तो आगे के प्रश्न आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे के प्रश्न और लेकर आया जाएगा। इसी प्रकार के हम डेली हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग इसी प्रकार के प्रश्न सॉल्व कराएंगे, ताकि जो कुछ भी भूलता रहे उससे रिलेटेड पॉइंट आपको कवर हो सके। और स्टार्टिंग में कभी कभी किसी कवि की पूरी रचनाओं को देखेंगे या फिर उनकी पंक्तियों को देखेंगे, और महत्वपूर्ण जो कथन है उसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग एक बेहतरीन नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलते मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।